ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 के फर्स्ट यूनिट लाइफ प्रोसेस जियोप्रैग्राम के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सिस्टम। बोले तो पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन। वन शॉर्ट क्लास, ये 1 घंटे के अंदर पूरी फर्स्ट यूनिट को हम कवर करेंगे। आर यू रेडी? ओके, तो जो फर्स्ट यूनिट है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो हमारा न्यूट्रिशन है। क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी पोषण, जिसके अंदर हमारा जो खाना होता है, खाना खा करके टोटल पचने का जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, उसका कैसे डाइजेशन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे एसिमिलेशन होता है, फिर हम उसको कैसे निकाल देते हैं, इजेशन करते हैं, इसके बारे में हम टोटल जानेंगे। तो हमारी जो पाइप होती है, इसके बारे में कुछ मैं इंट्रोडक्शन दूं मैं आपको। तो अपन जो ये फूड पाइप जो माउथ टू एनस लगभग 9 to 9.5 मीटर की होती है, यहाँ से लेकर के एनस तक को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो इस डाइजेशन के अंदर कुछ हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होंगे, ग्रंथियाँ, उसके बारे में पढ़ेंगे, और उन ग्लैंड से निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे खाने का कैसे पाचन डाइजेशन करते हैं, इन सबको इकट्ठे रूप से हम डाइजेशन कहते हैं। यानी कि ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल का जो साथ कॉम्बिनेशन में वर्क होता है उसे हम डाइजेशन कहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंजेशन, अंतर्ग्रहण, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि फूड जो होता है हमारे माउथ से कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे मुंह में दांत के बारे में हम बात करते हैं, टीथ के बारे में। टीथ जो होता है हमारे अंदर 2 तरह के टीथ होते हैं। पहला चिल्ड्रन टीथ, चाइल्ड टीथ या मिल्क टीथ कहते हैं, प्राइमरी टीथ कहते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी टीथ, एडल्ट टीथ, परमानेंट टीथ। ठीक है ना? तो ये जो टीथ होते हैं बच्चों में 20 होते हैं, बड़ों में 32 होते हैं। बच्चों में 20 ही क्यों होते हैं? और दूसरी सवाल फिर आता है कि एक बार जो बच्चों के अंदर जो दांत निकलता है, फिर वो दांत निकल करके दोबारा क्यों आता है, एक ही बार वो परमानेंट क्यों नहीं रह जाता है? तो इसका जवाब ये है कि सर, जो बच्चों का दांत आता है ना, उस टाइम बच्चों के जो जॉ होते हैं, जबड़ा, वो छोटा होता है। अगर वही दांत परमानेंट रहे तो जब जबड़ा बड़ा होगा तो दांत उनके फैल जाएंगे, इसीलिए 6 साल के बाद वो दांत हट जाते हैं और 7वें साल पर फिर नया दांत आता है। तब तक उन बच्चों के जो जबड़े, जो जॉ होता है, वो मैक्सिमम साइज को पहुंच जाता है। जितना बड़ा 7 साल का बच्चे का एक जबड़ा रहेगा बुढ़ापे तक, ये नहीं कि अब ये बड़ा होगा, उतना का उतना ही रह जाता है। ठीक है ना? अब जो दांत होते हैं वो दांत हमारे अंदर 4 तरह के दांत होते हैं। क्या क्या भैया? इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। वेरी गुड, प्रीमोलर एंड मोलर। बोले तो ICPM। अब आपका एग्जाम में पूछा जाता है हमारे दांत में इंसिजर कितने होते हैं, केनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं। तो शायद हमें याद ना रहे, लेकिन एक फॉर्मूला है जो कि बच्चों के लिए 2120/2120 × 2। ये बच्चों का दांत है भाई। जब 0 रहेगा तो ये प्राइमरी टीथ के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों के दांत के बारे में बात कर रहे हैं। इंसिजर कितना? 2 2 2 4 4 2 8। केनाइन कितना? 1 1 2 2 2 4। प्रीमोलर कितना? 2 2 4 4 2 8 और मोलर 0। बोले तो टोटल जो टीथ होगा 8 8 16 और 4 20। टोटल जो प्राइमरी टीथ जो होता है वो हमारा 20 होता है। ये बच्चों के दांत के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि 20 होता है, जिससे मोलर 0 होते हैं। अगर एडल्ट की बात किया जाएगा तो ICPM सेम रहेगा, 2 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है ना? ये एडल्ट टीथ है, मैं प्राइमरी टीथ के बारे में बता रहा था। ठीक है ना? तो एडल्ट टीथ 2123/2123 × 2। डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ 3 में होता है। मोलर 3 3 6 6 2 12 और ये होगा 2 2 8 4 8 8 4 8 12 12 8 20 20 and 12 32। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? हमारे दांत जो होता है उसकी जो कंस्ट्रक्शन के बारे में एनाटॉमी ऑफ टीथ देखते हैं। हमारी दांत का जो सबसे अपर पार्ट होता है, जो मसूड़े गम के बाहर होता है, इसको क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन। और जो जॉस के साथ जबड़ा होता है, बीच वाले पार्ट को हम नेक कहते हैं। और जो जॉ के नीचे होता है, गम के नीचे होता है, इसको हम क्या कहते हैं? रूट, या मिस क्राउन नेक रूट। ठीक है ना? आप RCT के नाम सुना है? दांत का ट्रीटमेंट कराते हैं RCT, नहीं जानते? खत्म।
तो ये हमारा अपर जॉ हो गया, ये लोअर जॉ हो गया। अगर मैं बात करूं प्री केनाइन कितने हैं, तो ये हमारी केनाइन हो गई जो साइड में ऊपर से और नीचे से जो निकला रहता है। हाँ या ना बोलना? तो जो केनाइन होता है वो 1 1 2 2 2 4, तो ऐसे हमारा 2 1 2 0 या 2 1 2 3 के फॉर्मूले से आप इसको समझ सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं। अब हम मुंह, हमारा जो फूड जो होता है वो माउथ के अंदर एंट्री करता है। कहाँ भैया? माउथ के अंदर। तो जब माउथ के अंदर जाता है तो हम जानते हैं माउथ के अंदर, सॉरी टीथ जो था वो माउथ के अंदर ही था, तो उसमें टीथ का रोल डाइजेशन में होता है क्या? टीथ का रोल फूड के डाइजेशन में होता है? यस। कैसा डाइजेशन करता है? मैकेनिकल डाइजेशन करता है, ठीक है ना? केमिकल नहीं बल्कि मैकेनिकल, यानी फूड को ये स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन करता है। ओके, तो हमारे माउथ के अंदर 3 ग्लैंड पाए जाते हैं। क्या क्या भैया? सबलिंगुअल, पैरोटिड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। हमारे माउथ के अंदर एक होंठ के जॉइंट पे, सेकंड हमारे जबड़ा पे, और तीसरा तालू के ऊपर 3 ग्रंथियां, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। यह तीनों ग्लैंड को इकट्ठे रूप से हम कहते हैं क्या भैया? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, ओके। इसको हम हिंदी में लार ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है भैया? सलाइवा, जिसको हिंदी में लार कहते हैं। इसी को अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? टाइलिन भी कहते हैं। वेरी गुड। सो हमारे माउथ के अंदर 3 ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इन तीनों को इकट्ठे रूप से कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा, हिंदी में कहते हैं लार ग्रंथि, से निकलता है लार, जिसको कहते हैं अल्फा एमाइलेज और टैलिन। ये जो काम करते हैं हमारे माउथ के अंदर, जनरली हम 3 चीजों के डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो माउथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ किस चीज का डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। और जब कार्बोहाइड्रेट, हमारे कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च भी कहते हैं, जब हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च आता है, इसके ऊपर आ जाता है सलाइवा। हाँ जी, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके ऊपर जो सलाइवा पड़ता है, तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होकर के माल्टोज और डेक्स्ट्राइन में एक्सचेंज हो जाता है। हाँ जी, जो भी कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च जो होता है वो सलाइवा के थ्रू कन्वर्ट होकर किसमें चला जाता है? माल्टोज और डेक्स्ट्राइन में। कोई दिक्कत? अब ये जो फूड जो था हमारे मुंह में, इसको फूड कहेंगे, लेकिन जब मुंह से अंदर जाएगा तो इसको कहेंगे अपन लोग बोलस। क्या कहेंगे भैया? बोलस। अब फूड जब माउथ से आगे बढ़ता है, अब उसको हम फूड ना कह करके हम उसको बोलस कहेंगे। कोई दिक्कत? पक्का? ओके। अब लार के टेस्ट सेंस के बारे में देखते हैं अपन। जो हमारा जो जीभ होता है, टंग, जुबान, इसके अलग अलग सेंसरी ऑर्गन होते हैं। सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे या स्वीट को टेस्ट करता है। किसको? स्वीट। उसके बाद से सॉल्टी, उसके बाद से सॉर, खट्टा, और सबसे पीछे वाला हिस्सा किस चीज के लिए होता है? बिटर। इससे पहले डिटेल्ड क्लास में आपको सभी चीजें बता दिया गया। चूंकि ये 1 शॉट क्लास चल रहा है जिसमें हम आपको एक रिवीजन दे रहे हैं, तो हम इसको बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत? पक्का? अब फूड हमारा जो होता है मुंह से आगे बढ़ता है भैया, और ये कहाँ चला जाता है? हाँ जी, ओएसोफेगस में। क्या ये ओएसोफेगस है मोटी पाइप? नहीं, ये विंड पाइप है। विंड पाइप है। ओएसोफेगस जे के पीछे रहे, ठीक है ना? तो जो ओएसोफेगस है ये हमारा, अभी आप देख पा रहे हैं ये ओएसोफेगस। ओएसोफेगस के अंदर हमारा फूड किस पार्ट में जाता है? किस फॉर्म में? बोलस। किस फॉर्म में? बोलस फॉर्म में जाता है। किसके अंदर? ओएसोफेगस के अंदर। तो ओएसोफेगस के अंदर ऐसा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन टाइप का मूवमेंट होता है जिससे बोलस जो होता है वो आगे बढ़ता है। हाँ जी, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाना आगे बढ़ता है, अब मैं कह रहा हूं बोलस आगे बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बोलस आगे बढ़ता है। कहां पे? ओएसोफेगस के अंदर। किस मोमेंट की वजह से बढ़ता है? पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। हाँ जी, जो हमारे ओएसोफेगस के अंदर जो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ये जो फूड बोलस आगे की तरफ बढ़ रहा है, इस बढ़ने की प्रोसेस को
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब अपना जो खाना था वो वहां से आगे बढ़ करके कहां चला जाएगा भैया? स्टमक के अंदर। हमारा जो फूड बोलस, क्या भैया? बोलस। बोलस कहां एंट्री करेगा? स्टमक के अंदर। बोलस जो था हमारे अमाशय के अंदर चला जाएगा। हाँ जी, दिस इज स्टमक, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या भैया? अमाशय। तो हमारा फूड बोलस कहाँ आ गया? अमाशय के अंदर। अब अमाशय जो आता है ये यूनिडायरेक्शनल गेट होता है, यानी इस गेट से जो एंट्री करता है वो बाहर नहीं जा सकता है। इसके लिए यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, इस वाल्व का नाम है क्या भैया? स्फिंक्टर। जो कि स्फिंक्टर एक जो गेट लगा होता है यहाँ पे, ये गेट को बंद कर देता है, और बंद करके ताकि जो हमारा नीचे का फूड हो वो बाहर ना जा सके। वरना अगर हमको उल्टा कर दिया जाए तो जो भी हमारे स्टमक के अंदर जो फूड और वाटर था वो सब बाहर चला जाएगा। अब सवाल करोगे सर वोमिटिंग कैसी होती है? तो वो रेगुलर क्लास में आइएगा, पूछेगा, सवाल बताएंगे, जो कि आपको बताया जा चुका है, राइट ना? ओके। एलर्जी की वजह से जो ये स्फिंक्टर वाल्व होता है वो जबरदस्ती ऊपर की तरफ खुल जाता है, जिससे वोमिटिंग होती है, जिसके ऊपर जबरदस्ती खुलने की वजह से आपको पेन भी होता है। बहरहाल तो हमारा जो फूड था वो कहाँ पहुंच गया भैया? स्टमक के अंदर। स्टमक, ओके, जिसको कहते हैं हम क्या कहते हैं भैया इंग्लिश में? हिंदी में अमाशय। इस स्टमक के अंदर होती है एक ग्रंथि जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। वेरी गुड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसका हिंदी नाम क्या होता है? जठर ग्रंथि। ओके। तो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या मिलता है? गैस्ट्रिक जूस। वेरी गुड। इस गैस्ट्रिक जूस को हिंदी में क्या कहेंगे? जठर रस। ठीक है। इस जठर रस या गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या पाया जाएगा? पहला HCl, सेकेंड पेप्सिन एंड ओके ओके ओके, थैंक यू, रेनिन, म्यूकस। ओके। इसके अंदर लाइपेज भी पाया जाता है, जिसको इसके अंदर लाइपेज भी पाया जाता है, लेकिन अभी अपन को लाइपेज के बारे में नहीं पढ़ना है, ये 11th क्लास में मिलेगा। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। तो HCl, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस एंड लाइपेज ये कहाँ पाया जाता है? स्टमक के अंदर। किस ग्लैंड से निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर। अब माउथ के अंदर किस चीज का डाइजेशन हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का। सिर्फ और सिर्फ भैया कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर क्या बन गया था? माल्टोज और डेक्स्ट्राइन। क्या प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था? नो। अब स्टमक के अंदर किस चीज का डाइजेशन होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का। वेरी गुड। अब जो ये HCl होता है, जे का काम होता है बाहर से आने वाली बैक्टीरिया को मार देना। क्या करना भैया? बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को मार देना और हमारे फूड को एसिडिक बना देना। काहे कि जो ये पेप्सिन होता है यह प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। और जो ग्लैंड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो भी प्रोटीन का ही बना होता है। तो भैया ये पेप्सिन जो होगा वो ग्लैंड को तो डाइजेस्ट कर देगा। इट मीन्स कि इस पेप्सिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर पेप्सिन नहीं, पेप्सिनोजेन बनता है, और रेनिन नहीं, प्रोरेनिन बनता है। हाँ जी। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन और लाइपेज। ओके। तो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म अक्रिय रूप में होता है। कहां पे? हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो निकलता है पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन के फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब ये पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन स्टमक के अंदर आता है तो HCl उसके ऊपर पड़ करके इसको क्या करेगा? एक्टिव कर देगा। वेरी गुड। यानी जो पेप्सिनोजेन था, पेप्सिनोजेन, इसके ऊपर पड़ेगा HCl और इसको कन्वर्ट करके क्या कर देगा भैया? पेप्सिन। और जो प्रोरेनिन होता है उसके ऊपर ये पड़ करके क्या हो जाएगा भैया? रेनिन। वेरी गुड, शाबाश। तो ये जो पेप्सिन और रेनिन होगा ये हमारे प्रोटीन को पचाएगा। अब ये जो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को प्रोटीजेज और पेप्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जो आपको अभी नहीं जानना है। जब दोबारा कहीं पढ़ाने का मौका मिलेगा तो हम और डिटेल में लेकर के जाएंगे। अभी आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ इतना बताएंगे कि स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। कौन करता है भैया? पेप्सिन और रेनिन करता है। जो रेनिन होता है दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन कैजीन को डाइजेस्ट करता है, और जो पेप्सिन होता है वो बाकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब तो HCl का काम क्या होगा? पेप्सिन, रेनिन को एक्टिवेट करना और बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को किल कर देना और हमारे फूड को एसिडिक बना देना। म्यूकस का काम होता है HCl से हमारे स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करना। हाँ जी सर। यस, प्रोटेक्शन लेयर ऑफ स्टमक, ये हमारा म्यूकस का काम हो गया। सर सब तो ठीक है, लेकिन लाइपेज बता दीजिए। लाइपेज जो होता है ना वो हमारे फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। थोड़े से अमाउंट में आता है, 10th क्लास में, इसलिए इसके बारे में हम नहीं बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक
स्टमक की जो दीवारें होती है वो 4 लेयर में होती है, ठीक है ना। सीरोसा, मस्कुलर एक्स्ट्रा, सब म्यूकोसा, ये आपको नहीं पढ़ना है, हटाइए। हाँ जी, तो हमारा जो जरूरत का चीज था हमने क्या पढ़ा था भैया, हमारे स्टमक के अंदर क्या आता है, पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जिसके ऊपर आता है HCl और इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। प्रोरेनिन के ऊपर पड़ेगा HCl, इसको कन्वर्ट कर देगा रेनिन में। ओके, अब जो पेप्सिन एक्टिवेट हुआ था वो एक्टिवेटेड फॉर्म है पेप्सिनोजेन, या जब प्रोटीन के ऊपर जब पड़ेगा पेप्सिन तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटियोजेंस और पेप्टोन्स में, जो कि अगर आप नोट कर लेते तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। हम कह सकते हैं सिर्फ जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, बात खत्म। कैजीन के ऊपर पड़ेगा रेनिन और ये रेनिन कन्वर्ट होकर के हो जाएगा पैराकेजिनेट के अंदर, और जो फैट के ऊपर अपना पड़ेगा लाइपेज और इसको ये कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल के अंदर। बोलो कोई दिक्कत? ओके, अपना जो फूड होता है स्टमक से बाहर निकलता है, स्टमक से बाहर निकलेगा तो कहाँ पहुंचेगा, इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगा। हाँ जी, कहाँ चला जाएगा फूड, इंटेस्टाइन के अंदर। अब इंटेस्टाइन की 2 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अभी नहीं पता, जब पता चलेगा तो बताएंगे, ठीक है। अभी मेरे को भी नहीं आता। अब देखो इस स्टमक के अंदर यहां पे एक गेट लगा होता है, इस गेट का नाम है क्या, पाइलोरिक वाल्व। क्या नाम है भैया, पाइलोरिक वाल्व, ठीक है। इस पाइलोरिक वाल्व का क्या काम होता है, गेट को, खाना को सिर्फ आगे बढ़ने देना, बैक ना आने देना। पाइलोरिक वाल्व ऊपर कहां, स्टमक के अपर पे क्या था, कौन सा वाल्व था, हाँ जी, स्फिंक्टर, स्फिंक्टर और ये पाइलोरिक वाल्व। स्टमक के अपर में होता है स्फिंक्टर वाल्व और नीचे में क्या होता है, पाइलोरिक वाल्व। अब हमारा क्या आगे बढ़ेगा भैया, यहां से क्या आगे बढ़ेगा, क्या आगे बढ़ेगा, नहीं नहीं, बोलस। अब देखो यहां से यहां तक को कहेंगे बोलस, ठीक है। जब फूड यहां से आगे बढ़ेगा तो इसको बोलस नहीं कह करके काइम कहेंगे। जब हमारा फूड स्टमक से आगे बढ़ता है अब उसको काइम कहेंगे। यानी हमारा जो फूड था वो स्टमक से किस फॉर्म में बाहर निकला, काइम के फॉर्म में, और ये कहां जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो यहाँ पे होती है कुछ ग्लैंड जिसको कहते हैं लीवर, इसके नीचे होता है गॉल ब्लैडर और पीछे होता है पेनक्रियास। तो आइए पहले हम इस पेनक्रियास और लिवर, गॉल ब्लैडर, बाइल, इन सब के बारे में जानते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये है हमारा स्टमक का, यहाँ पे स्टमक खत्म हो रहा है, यहाँ पे होगा पाइलोरिक वाल्व और यहाँ से शुरू हो जा रहा है हमारा इंटेस्टाइन। कौन सा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट पे ये जो छत्ते जैसा कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, मशरूम जैसा, ये ब्राउन कलर का होता है, इसे कहते हैं लिवर, हिंदी में कहते हैं यकृत, और अपने भाषा में क्या कहते हैं, कलेजी, है ना। कोई दिक्कत, अरे जोर से बोलो, वेरी गुड। तो लिवर का काम पहला जो होता है वो बाइल को बनाना होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं पित्त। क्या कहते हैं, पित्त। ओके, या बाइल बनाता है, कौन बनाता है भैया, लिवर पित्त बनाता है, बाइल बनाता है, और ये बाइल आकर के इस गोल ब्लैडर में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। काहे के लिए, ताकि जरूरत पड़ने पर या बाइल जो होता है वो हमारे स्टमक के इंटेस्टाइन में आता रहे। क्यों आता रहे, आगे जानेंगे। फिलहाल इतना समझे कि लिवर का काम क्या होता है भैया, बाइल बनाना, और करता क्या है अभी नहीं पता। बाइल क्या करता है अभी नहीं पता, इतनी बात समझ गया, समझ गया। लिवर का सिर्फ काम बाइल बनाना ही नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे इसको ब्लड डिटॉक्स का काम होता है, इसको ये एवन ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस करके ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोरिंग का काम करता है। इसके अलावा अल्कोहल को ब्रेक डाउन करता है, मेडिकेशन को ब्रेक डाउन करता है, बहुत सारा काम करता है, हम आगे धीरे जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पे होता है हमारा नीचे में कौन सी ग्लैंड भैया, पेनक्रियास। इससे निकलता है, पेनक्रियास से क्या निकलेगा, वेरी गुड, इससे निकलता है पेनक्रियाटिक जूस, और ये जो जूस होता है क्या करता है पता नहीं, हम आगे जानेंगे। डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना, कैसे करता है हम आगे जानेंगे। आइए थोड़ा सा हम लिवर के बारे में जानते हैं, हमारा जो लिवर कैसे क्या काम करता है। हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के अपर सेक्शन एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी हिस्से में, एब्डोमिनल कैविटी हमारा
एब्डोमिनल कैविटी ये होता है, ये रिब्स के अंदर में हमारा ये लंग्स है, ठीक है ना। लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम जो कि लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। लीवर के बगल में नीचे में ये लीवर होता है। ये लीवर जो होता है इसे दो सेक्शन में होता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ठीक है ना। सॉरी, राइट लोब ये हुआ, ये लेफ्ट लोब हुआ। ओके, देख सकते हैं ये राइट लोब है, लेफ्ट लोब है। अब इस राइट लोब 6 सेक्शन में बटा होता है, लेफ्ट लोब 4 सेक्शन में बटा होता है। उसका डिटेल अपन लोग को नहीं जाना। यह सब अलग अलग जो लोब, जो हिस्सा, जो पार्ट है, इसका इकट्ठे रूप से काम है बाइल को बनाना। और भी काम है, लेकिन अभी हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ समझेंगे बाइल बनाने के बारे में। ओके, तो ये बाइल जो होता है कंटिन्यू अपने अंदर बना करके और धीरे 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 इसको इकट्ठा करता है। और कहाँ इकट्ठा करता है, बोलो जोर से, गॉल ब्लैडर में। जो ब्लू कलर का येलोइश लिक्विड दिख रहा है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ और इंटेस्टाइन के अंदर डिस्चार्ज कर दिया गया। क्यों डिस्चार्ज कर दिया गया गॉल ब्लैडर के अंदर? ताकि इसके अंदर आगे पित्त का डाइजेशन हो सके। कैसे होगा हम आगे समझेंगे। कोई दिक्कत? तो हमारे जो लिवर का काम होता है, पहला डिस्ट्रॉय ओल्ड आरबीसी, जो आरबीसी की टाइम पुरानी हो जाती है, उसको डिस्ट्रॉय करने का होता है। ये न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है, ब्लड कंपोजिशन को रेगुलेट करता है। मेन इंपॉर्टेंट काम, प्रोड्यूसेस बाइल्स, प्रोड्यूसेस प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल, कंट्रोल 500 मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, ब्रेक डाउन ऑफ एल्कोहल एंड मेडिकेशन। यह शराब के नशे को भाई तोड़ता है। क्या करता है भैया? जो शराब या नशे करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो अल्कोहल की जो मात्रा होती है उसको लीवर ही ब्रेक डाउन करता है। इसलिए हमारे महान श्री योहानी सिंह जी ने गाना गाया है, सुबह उठूं मैं जब लीवर मेरा वोडका पुकारे, 4 बोतल वोदका वाला गाने का। तो यही कह रहे हैं कि मतलब रात भर में जो रात को जो दारू पिया था, लीवर उसको डिटॉक्स कर दिया है। अब सुबह लीवर कह रहा है कि भैया और वोडका लाओ, मैं तैयार हूं करने के लिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि सुबह उठूं जब मैं, लीवर मेरा वोडका पुकार है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो हम पेनक्रियास पे आते हैं। तो पेनक्रियास से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस, और पेनक्रियाटिक जूस में होता है बहुत सारी चीजें। जानना चाहेंगे क्या होता है? यस, तो इस पेनक्रियाटिक जूस में होता है एंटेरोकाइनोइस, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड्स, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियोलेस। ये सारे हमारे होते हैं पेनक्रियाटिक अग्नाशयिक जूस के अंदर। हो तो भैया ये सब क्या याद करना है? मैं क्या कहूँगा, नहीं, अभी आपको पढ़ना ही नहीं है, ये आपके 11th की चीज़ें हैं। और ये क्या क्या काम करता है, सबका अपना अलग अलग इक्वेशन है जो अभी अपन लोग को नहीं पढ़ना है, नहीं जानना है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे हमारे अंदर इंटेस्टाइन के अंदर बॉडी इंटर करता है। हमारा जो फूड पार्टिकल होता है इंटेस्टाइन के अंदर आता है। इंटेस्टाइन के अंदर आता है, उससे पहले हम जान लेते हैं हमारा ऐसे कुछ आया था, यहाँ से स्टमक था हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा इंटेस्टाइन आकर के अंदरूनी हिस्से में ऐसे घूम के चला गया। ओके, तो स्टार्टिंग में हमारा जो पतला वाला इंटेस्टाइन होता है उसको कहते हैं क्या भैया? अरे जोर से बोलो, और जोर से। वेरी गुड। जिसकी लंबाई 6 से 6.5 मीटर, जिसकी मोटाई 2.5 सेंटीमीटर इसकी डाया होती है। अच्छा जी। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन ये जो होता है 2 से 2.5 मीटर और इसकी डायामीटर 5 से 6 सेंटीमीटर। ओके, तो जिससे क्या होता है, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है, हाँ, डायामीटर में पतली होती है जी, स्मॉल होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है लेकिन डायामीटर में मोटी होती है। बोलो कोई दिक्कत? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डुओडेनम, जेजुनम और, जोर से बोलिए, डिओडेनम, जेजुनम, इल्लम। ओके, तो सर ये अलग अलग होता है क्या? नहीं, स्टार्टिंग का जो हिस्सा होता है उसको ड्यूडेनम कहेंगे, वहां से आगे तक जेजुनम कहेंगे, और लास्ट में यहाँ पे देखिए ये आकर के इलियम, लास्ट वाले हिस्से को इलियम कहते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के ऐड हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट आकर के ऐड होता है भैया? इलम। वेरी गुड। तो लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में एक बिना काम का छोटी सी कुछ निकला होता है जिसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इस अपेंडिक्स का क्या काम होता है? कोई काम नहीं होता है। जब इसके अंदर इन्फेक्शन होता है इसको कट करके हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या सर हम अभी अपना निकालवा सकते हैं? यस। क्या मैं अभी अपना अपेंडिक्स निकलवा सकता हूँ? यस। उससे कोई मेरे को दिक्कत ही नहीं है, तो पड़ा है, जिस दिन दिक्कत करेगा काट के फेंक देंगे, है ना। ओके, अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है
अच्छा, होता क्या क्या भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में? अब देखिए, हमारा जो स्टमक से इंटेस्टाइन है, स्टमक के अंदर अभी अपने पढ़ा, हाँ जी, तो यहाँ पे आता है क्या भैया? बाइल। ठीक है ना। पहली बात, बाइल जो होता है वो किस नेचर का होता है? बेसिक। इसके अंदर फूड कैसा था? एसिडिक। वेरी गुड। तो जो ये बेसिक नेचर है, हम जानते हैं एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाता है? हाँ जी, न्यूट्रल हो जाते हैं और सॉल्ट वाटर बनाते हैं। दैट्स अनदर थिंग। यानी दोनों ही दूसरे के कैरेक्टर को खत्म कर देगा, है ना। तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन बेस इतना ज्यादा होगा, कुछ ज्यादा ही बेसिक आएगा, तो यहाँ से हमारा फूड जो होगा वो बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बेसिक नेचर का हो जाएगा। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो एसिड में मर जाते हैं, और कुछ एसिड में नहीं मरते, वो बेस में मर जाते हैं। इसीलिए जो बैक्टीरिया हमारे स्टमक में बच के आते हैं, वो यहाँ पे बाइल के बेसिक नेचर की वजह से मारे जाते हैं। अब ये जो बाइल होता है भैया, ये आपके जो फैट होता है, हाँ जी, क्या होता है? फैट। इस फैट के ऊपर जब बाइल पड़ता है तो इस फैट को स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन कर देता है। हाँ जी, फैट को किसमें तोड़ देता है? स्मॉल फैट में। जब इसे स्मॉल फैट में तोड़ता है, इसको हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, वेरी गुड, इमल्सिफिकेशन। यानी कि क्या बात है भाई? इसका तो एनिवर्सरी है। हाँ, स्टूडेंट लोग का एनिवर्सरी है जी। ओके, तो हम पढ़ रहे थे जो हमारा फैट जो होता है, फैट के ऊपर जब बाइल पड़ता है तो इस फैट को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, स्मॉल फैट बना देता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। इसको हिंदी में कहते हैं पैसिकरण। बोलिए भाई, कोई दिक्कत? पक्का? वेरी गुड। तो अब इसका मतलब हुआ, यह कहाँ प्रोसेस होता है भैया इमल्सिफिकेशन का? ये प्रोसेस कहाँ होता है? वेरी गुड, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। तो बोला जाएगा फैट का डाइजेशन कहाँ होता है? ड्यूडेनम में। एक्चुअली में मैं झूठ बोल रहा हूँ, फैट का डाइजेशन होता ही कि नहीं है, सिर्फ स्मॉल फैट में ब्रेकडाउन हो जाता है, दैट्स ऑल। तो ये भी काम क्या करे, कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम में। आपका जो डाइजेस्टेड फूड था, जिसमें प्रोटीन अब तक डाइजेस्ट हो गया है, हल्का सा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ है, प्रोटीन भी पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो भी पड़ गया ड्यूडेनम के अंदर। अब ड्यूडेनम के अंदर नीचे से पेनक्रियास से भतेरे बहुत सारी गैस लिक्विड है, अभी दिखाया था, एनकायरोजम वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे जो होते हैं आपके प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। सो द क्वेश्चन इज, फूड का फाइनल डाइजेशन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के अंदर, और ड्यूडेनम के बाद से जेजुनम तक ये डाइजेशन चलता है। आफ्टर जेजुनम इसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। एब्जॉर्प्शन बोले तो हमारे ये इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। एब्जॉर्ब्ड क्यों हो जाते हैं? ताकि वो जा करके ब्लड में मिल सके। ओके, तो ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो हमारे जो ये इंटेस्टाइन होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर भैया, इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं। क्यों निकले होते हैं? ताकि फूड से वो सरफेस एरिया, कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ा सके, जिससे जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड था, वो इस विलाई के थ्रू जाए। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाई होता है, विलाई के थ्रू जाए, और जब विलाई के थ्रू जाएगा तो कॉन्टेक्ट एरिया मैक्सिमम होगा, जिससे ब्लड का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमारे इंटेस्टाइन के इंटरनल वॉल पर होते हैं, जिससे फूड को क्रॉस कराया जाता है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन का काम करता है। अब ये जो विलाई होता है, यह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चारों तरफ से ऐसा कुछ होता है। ये इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और इसके अंदर देख सकते हैं ऊपर से ये फूड पार्टिकल्स आ रहा है, और ये ट्रैप हो जाते हैं विलाई के जड़ों के अंदर, और विलाई यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसा, और विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। ये ब्लड वेसल्स आर्टरी और वेन्स होते हैं। जब इसके अंदर फूड पार्टिकल्स ट्रैप्ड होते हैं, उससे ये सारे वाटर्स और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स पे मिला दिया जाता है। फिर ये जो हमारा फूड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर और बाकी रेस्ट ऑफ जो भी अमाउंट जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया था, वो यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद से फाइनली यह जो होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होकर के पानी वगैरह जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स था वो ब्लड के अंदर चला जाएगा, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल था उसको हम क्या कर देते हैं? पॉटी। हाँ जी, इसी के साथ हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है कंप्लीट। हाँ जी,
ओके, अब हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, परिसंचरण तंत्र के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना होगा, एक तो हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में। तो जो हमारा हार्ट जो होता है वो एक स्पेशल तरह के मसल से बना होता है जिसको कहते हैं कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बड़ी आसानी से हो जाते हैं। हमारे हार्ट के अंदर 4 चेंबर होते हैं, एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। राइट लेफ्ट को एक वाल सेपरेट करता है जिसको हम कहते हैं सेप्टम, वेरी गुड। और ऊपर वाले पार्ट को आर्टरियम कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल कहते हैं। ये राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में वाल्व होता है ट्राइकोस्पिड वाल्व और बाइकोस्पिड वाल्व, वेरी गुड। अब ये जो हमारा हार्ट जो होता है एक्चुअली में यह कैसे पंपिंग करता है, आइए देखें। ये है हमारा हार्ट और हमारा जो हार्ट होता है कुछ ऐसा धक 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 धक, एक्चुअली में लवडप 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 ऐसे धक 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 करता है। बोलो कोई दिक्कत? वैसे खून आता है और ये खून का पंपिंग कर रहा होता है। और अगर हम एक्चुअली में इसके अंदर डीप जा करके देखें तो जैसे ही हमारा हार्ट का बीट होता है वैसे ही हमारा ब्लड का प्रेशर भी होता है सर, ठीक है ना। जैसे जैसे दिल का धड़कन होता है वैसे ही झटके झटके से खून प्रेशराइज होता है, बाहर निकलता है। नॉर्मल पे हमारा ब्लड का जो प्रेशर होता है वो 120 mmHg होता है। 120 जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। और जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो आपका सिस्टोलिक प्रेशर मोर देन 120 लाइक 80 है 140, एंड जो डायस्टोलिक होगा वो मोर देन 80 लाइक 90 है। सर जिस प्रेशर से हार्ट खून को बाहर निकाल रहा होता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जिस प्रेशर से हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा होता है उसको क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। और नॉर्मल जो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो रेंज होता है 120/80 होता है। बोलिए कोई दिक्कत? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बार राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल बाहर निकल गया, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल बाहर निकल गया। ऐसे ही हमारा जो ब्लड होता है वो कंटिन्यूअस आते और जाते रहता है। बोले कोई दिक्कत नहीं। अब एक्चुअली में ये होता कैसे है, और ब्लड वेसल्स के नाम समझने के लिए मेरे तरफ से एक डायग्राम है। आप एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर को 2 पार्ट में बांटेंगे। अब ये मान लीजिए ये राइट आर्टरियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट आर्टरियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। रिलेटेड भी ये हमारा हार्ट है, ठीक है ना। हार्ट के ऊपर क्या है भैया? लंग्स। लंग्स ये पूरा सिस्टम कहाँ है? बॉडी के अंदर, ठीक है भैया। अब हम एक ऐसा बनाएंगे, ठीक है। मार्कर कोई और एक्स्ट्रा मिलेगा? दीजिए प्लीज। ये किसका? हाँ जी। अब हम एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे, तो यानी ये ऐसे करते हुए ऐसा खींचा, यानी हमारे बॉडी से जो ब्लड जाती है वो राइट एट्रियम में जाती है। बॉडी से कैसा ब्लड जाता है? इम्प्योर ब्लड, वेरी गुड। यानी कि इसके अंदर CO2 मिला होगा तो राइट एट्रियम के अंदर इम्प्योर ब्लड जाएगा, और इम्प्योर ब्लड ये राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से निकलते हुए लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में क्यों जाएगा? लंग्स में जाकर के CO2 को ये बाहर छोड़ देगा और O2 को ये अपने अंदर लेगा। यानी कि जो प्योर ब्लड होता है, यानी जो ऑक्सीजन मिला होता है, वो लेफ्ट आर्टरियम में आता है, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे ह्यूमन बॉडी में चला जाता है। अब जहां जहां ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहा होगा उसको आर्टरी कहते हैं, और जहां जहां ब्लड हार्ट के अंदर इन कर रहा है उसको वेन्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे बाहर निकल रहा है तो दिस इज आर्टरी, यहाँ बाहर निकल रहा है दिस इज आर्टरी, ठीक है भैया। जहां इन कर रहा है दिस इज वेन्स और दिस इज वेन्स, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना फेफड़ा से कनेक्टेड हो उसको पुलमोनरी कह देंगे, तो दिस इज पुलमोनरी वेन्स, ठीक है ना। ओके, और दिस इज पुलमोनरी आर्टरी, ठीक है। अब जितना बॉडी से हो, ठीक है ना, अब इस आर्टरी को हम ऑर्टा कह देंगे, ठीक है, और टा। और जो मेन वेन होता है ना इसको हम वेना कावा कह देते हैं, ठीक है। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि बॉडी से ब्लड हार्ट के अंदर किस ब्लड वेसल से जाता है? वेरी गुड, वेना कावा, जोर से बोलिए। फिर हार्ट से लंग्स के अंदर, हार्ट से लंग्स के अंदर पुलमोनरी आर्टरी, क्योंकि हार्ट से निकल रहा है तो आर्टरी, और लंग्स आ गया तो पुलमोनरी। फिर लंग्स से हार्ट के अंदर किसके थ्रू आएगा? पुलमोनरी वेन्स। इधर के बच्चे नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इधर के बोल रहे हैं। हाँ जी, तो आप ही से बात करते हैं। तो लंग्स से हार्ट में किस वेन्स के थ्रू आएगा? अरे अभी तो बोलो, पुलमोनरी वेन्स। फिर हार्ट से बॉडी तक कैसे जाएगा?
ऑर्टा के थ्रू। बोलो कोई दिक्कत? बस यही सिस्टम है। अब इसके अंदर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। तो आर्टरी जो होगा वो ब्लड को ले जाती है हार्ट से, और वेन्स होता है वो ब्लड को लेकर के आता है, पहली बात। दूसरी बात, आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर हाई रहता है, वेन्स का ब्लड का प्रेशर लो रहता है। दूसरी बात, जो आर्टरी का जो वाल होगा वो मोटा होगा, क्योंकि जिस पाइप से ज्यादा प्रेशर जा रहा होगा वो मोटा होगा ना, जिसकी दीवार है, ये होल नहीं दीवार है, तो आर्टरी की दीवारें मोटी होती है, वेन्स की दीवारें पतली होती है। हाँ जी, आर्टरी जो होता है हमारे बॉडी में आउटर लेयर पे नहीं होता है, इंटरनल लेयर पे होता है, और जो वेन्स होता है वो आउटर लेयर पे होता है। बोलो कोई दिक्कत? अब हमारे हार्ट के अंदर जो दो वो वाल्व लगा होता है जिसको आप दिखा पा रहे हैं, दिस इज बाइकॉस्फेट, दिस इज वीडियो ऑफ ट्राइकॉस्फेट वाल्व जो हमारे हार्ट के अंदर होता है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? अब हमारे हार्ट के अंदर जो होता है वो करंट बनता है, और ऐसा कुछ आप आपसे जरूर अपने ग्राफ में देखते होंगे जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG कहते हैं। यह ग्राफ जो होता है वो हमारे हार्ट के फंक्शन को दिखाता है। एक्चुअली सर ये है क्या चीज? तो हमारे हार्ट के अंदर इससे दो नोड होता है, ये नोड क्या होता है सर? SA नोड और AV नोड। SA नोड के अंदर बहुत ज्यादा इसके डिटेल नहीं जानना है, ये 11th क्लास चीज है, लेकिन थोड़ी सी जान लीजिए। SA नोड के अंदर ड्यू टू कॉज ऑफ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन यह करंट जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है भैया? करंट जनरेट करता है। अच्छा जी, तो ये करंट आता है यहाँ से AV नोड के अंदर। ओके, कहाँ आता है भैया? AV नोड के अंदर। अब AV नोड के अंदर जी पुरकेंजिया फाइबर के थ्रू ये हार्ट के सभी सेक्शन में चला जाता है। अब ये जो करंट होता है ना लगातार नहीं करता है। हाँ जी, कैसा? लगातार नहीं करता, करंट छोड़ता है बंद करता है, छोड़ता है बंद करता है। तो जैसे ही SA नोड से करंट निकलेगा तो पूरा हार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा खून को बाहर फेंक देगा। फिर जैसे करंट बंद होगा करंट नहीं निकलेगा और हार्ट रिलैक्स में आ जाता है। तो इसी करंट के बार बार आने जाने आने रुकने की वजह से हमारा हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहता है, जिसको हम अक्सर आप अलग अलग तरीके से हम अपने वीडियोस वगैरह हम देखते हैं। अगर हमारे किसी पेशेंट को हार्ट का पेशेंट होता है तो जिसको हम ECG कराते हैं, उस ECG के अंदर कुछ यो ग्राफ होता है। जब 11th क्लास में आएंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा PQRST, इसमें सेप्टम देखिएगा, PQRST, ये सब हमारे हार्ट के फंक्शन को बताता है ग्राफ। जब आगे आएगा तो हम आपको बताएंगे। अब किसी इंसान का ऐसा होता है कि जो SA नोड होता है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर करंट नहीं बना पाता है। जब करंट नहीं बनेगा तो हार्ट बीट नहीं काम करेगा, तब उस जगह पे उस इंसान को पेस मेकर लगता है। सर ये पेस मेकर क्या है? हार्ट के अंदर एक छोटी सी बैटरी और मशीन लगी होती है जो वैसे ही हमारे हार्ट को जनरली करंट देते रहता है, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड पेस मेकर। बोले कोई दिक्कत? इसी के साथ हमारा हार्ट होता है खत्म। अब आ जाते हैं ब्लड के ऊपर। ब्लड के बारे में अगर पढ़ते हैं तो ब्लड तो हमारा जो खाना था, खाना डाइजेस्ट होकर के विलाई के अंदर एब्जॉर्ब हो गया था ब्लड के अंदर। तो जो डाइजेस्टेड फूड था जो विलाई के अंदर से ब्लड में मिला उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं भैया? प्लाज्मा। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा जो लिक्विड दिख रहा है। एक्चुअली ये प्लाज्मा जो है वो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, और बाकी होता है ब्लड के अंदर सेल। तो ब्लड का जो डेफिनेशन मिलता है वो होता है ब्लड इज अ क्या भैया? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड। ओके, जे का क्या मतलब हुआ? ब्लड मतलब एक फ्लूइड है और कनेक्टिव पूरे बॉडी को कनेक्ट करती है, एंड इट इज अ टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ not group tissue is the specific group of cell which are perform for specific tasks। नहीं बोलेगा तो गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन लोग का जो ब्लड है, ब्लड जिसको हिंदी में कहते हैं खून, दूसरे भाषा में कहते हैं रुधिर, तीसरे भाषा में कहते हैं रक्त चरित्र। ओके, तो ब्लड के कितने पार्ट भैया? वेरी गुड। पहला जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और दूसरा जो होता है सेल्स होता है। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, सेल 45% होता है। इसके अंदर 90% वाटर होते हैं, बाकी रेस्ट 10% ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज क्या? हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है। इस सेल को 3 पार्ट में बांटा गया है। हाँ जी, क्या क्या? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। अच्छा जी, अब इस RBC को कहते हैं रेड ब्लड सेल। क्या कहते हैं भैया? रेड ब्लड सेल। WBC को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स को भैया प्लेटलेट्स कहते हैं। RBC का दूसरा नाम क्या होता है? इरेथ्रोसाइट्स। क्या नाम होते हैं भैया? इरेथ्रोसाइट्स। WBC का नाम होता है क्या? ल्यूकोसाइट्स। जोर से बोलिए, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का नाम थ्रोम्बोसाइट्स। वेरी गुड। अब ये जो RBC होता है जिसके अंदर एक प्रोटीन, आयरन प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की कलर कैसे होता है? और रेड। इसी हीमोग्लोबिन के रेड की वजह से हमारा RBC का कलर रेड, और RBC के कलर के रेड की वजह से पूरा ब्लड का कलर रेड। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन एक्चुअली में जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैसें मिलती है। इसका एटॉमिक फार्मूला जो होता है, एटॉमिक इंडिकेटर, वो Hb4 होता है, जो कि आगे 11th क्लास जानेंगे। ये Hb4 अपने साथ 4O2 को मिला
करके Hb4O2 ये केमिकल रिएक्शन है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो हीमोग्लोबिन का जी रेस्पिरेशन और डिटेल जानेंगे। हीमोग्लोबिन का इतना ही काम होता है, ऑक्सीजन गैस को अंदर ले जाना और CO2 गैस को बाहर ले जाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है। हाँ जी। और WBC का काम क्या होता है? RBC का लाइफ टाइम 120 दिन का होता है, इसका शेप बाइकॉनकेव होता है, ठीक है ना। और हो गया, बाकी पढ़ लीजिएगा। और जो WBC होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, इसमें इसके दो WBC काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को पहचान करना और मारता है, जिससे हमारे बदन जो हमारी जो बॉडी होती है वो बाहर के फॉरेन पार्टिकल से फाइट करती है और हमें बचाती है। WBC के दो पार्ट्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स, और ग्रेनुलोसाइट्स के 3 पार्ट होते हैं, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एग्रेनुलोसाइट्स के 2 पार्ट होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के फिर से 2 पार्ट होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट के फिर से 2 भाग होते हैं, टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल, जो कि जब 11th क्लास में आएंगे तो WBC के पूरे हर एक पार्ट का अलग अलग काम होगा, तब हम जानेंगे। ओके, तो ब्लड के अंदर अभी हमने देखा कि यह जो था जी, यह जो था हमारा प्लेटलेट्स है, क्या भैया? प्लेटलेट्स है, रेड ब्लड सेल है, और ये हमारा व्हाइट ब्लड सेल है। व्हाइट ब्लड सेल हमको क्या करता है? इम्यूनिटी देता है। रेड ब्लड सेल हमारा क्या करता है? ऑक्सीजन CO2 को कैरी करता है। हाँ जी। और प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करता है। वेरी गुड। यहाँ हाँ जी, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, क्लॉट करेगा, और ये ऑक्सीजन ले जाएगा। इसकी लाइफ टाइम 7 डेज, इसके RBC की लाइफ टाइम 120 दिन, और इसकी 3 से 5 दिन वॉटएवर, ठीक है ना। यहाँ तक ब्लड खत्म। अब ब्लड के अंदर हमारा जो RBC होता है कुछ ऐसा दिखता है। अब ये हमारा टोटल जो हमने बोला था ब्लड्स के कितने क्या क्या WBC, ये WBC के हमने पार्ट्स को आपको दिखा दिया। मैंने बोला था ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स के न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, एग्रेनुलोसाइट्स के लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट। ये ग्रेनुल और एग्रेनुल का क्या मतलब हुआ? ए का मतलब होता है नहीं, ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब जिसके अंदर ग्रेन्स हो, मतलब न्यूक्लियस हो भैया, ठीक है ना। एग्रेनुलोसाइट वैसे सेल जिसका न्यूक्लियस ना हो। बहरहाल आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे हम प्लेटलेट्स का फंक्शन देखेंगे। हमने सिर्फ सुना था कि जो प्लेटलेट्स होता है वो खून को थक्का जमाता है, एक्चुअली में करता कैसे है आप इस दोनों वीडियो के थ्रू देख सकते हैं कि जैसे ही एक निडल लगता है, वहाँ पे प्लेटलेट्स जा करके वो खून बाहर निकलता है, और प्लेटलेट्स लेकिन जा करके गेट को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारा खून वहाँ का थक्का जम जाता है और हमारा खून, बाकी खून बाहर नहीं निकलता है। और जब प्लेटलेट्स आता है तो एक्चुअली में पूरा हाथ पैर निकाल करके चारों तरफ से उस पूरे होल को, छेद को, जो भी चीज़ होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे ब्लड हमारा बाहर नहीं आ पाता है। इसी के साथ हमारा ब्लड का फंक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम जानेंगे एक चीज़ और, जो कि लिम्फ के बारे में जानेंगे। सर लिम्फ क्या होता है? अक्सर बच्चे सवाल करते हैं लिम्फ क्या होता है। हाँ, हिंदी में होता है रसिका। रसिका, ओके सर। ये लिम्फ जो होता है, हमारे जो ब्लड्स होते हैं वो वेन्स के थ्रू जाते हैं ना, रक्त वाहिनी के द्वारा जाते हैं। लेकिन आप अपने उंगली काटो, क्या नसें कटती हैं? नहीं। तो खून कहाँ से आ गया भैया? खून किस में रहती है? ब्लड कैपिलरीज में, नसें में रहती है। उंगलियां में तो नस होती नहीं है, तो खून आई कहाँ से? है ना भैया, मजे की बात। हाँ बोलना। हम चमड़ा ऐसे छिला गया, ओके ओके, इलेक्ट्रिक भी बाइक से तो सब साइकिल से गिरे ही होंगे, गिर कर रगड़ आ गए, पूरा स्किन यहाँ से गायब हो जाता है, मतलब है नहीं, ब्लड तो आ जाता है हल्का भी कटा, तो क्या नसें कट जाती है? नहीं। तो एक्चुअली में जो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है, नसें जो होती है, वो खून को लेकर के आती है, फिर ब्लड बदले बदले पार्ट में टूट जाता है, और टूटने के बाद से ये बंद हो जाता है, और फिर ब्लड वेसल्स खत्म हो जाते हैं, सारा खून सेल के अंदर फैल जाता है, सारा खून सेल्स के अंदर फैल जाता है। तो जब ये अंदर जाता है और फिर यहां से बाहर से कलेक्ट होकर के बाहर निकल जाता है, तो यही ब्लड के जो स्मॉलेस्ट पार्ट ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल करके टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसी ब्लड को लिम्फ कहते हैं। दैट्स ऑल। यानी ब्लड का ही नाम लिम्फ है जब वो ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाता है। ठीक है जी, चलिए अब इसके आगे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। क्या के बारे में? रेस्पिरेशन के बारे में। तो डाइजेशन में हमने पढ़ा कि हमारा जो भी खाना था वो पच करके डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज बन गया था, और ब्लड ने उस ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को लेकर के कहाँ चला गया? कहीं लेके चला गया। आगे पढ़ते हैं, वो ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया। अब आ जाइए रेस्पिरेशन के अंदर। रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारे लंग्स के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन का सबसे ऊपर जो होता है वो फेरिंक्स होता है, मुंह और गर्दन का जो ज्वाइंट होता है उसको फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स के नीचे जो होता है वो लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स के नीचे जो विंड पाइप होती है उसको ट्राई
ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया निकलता है 2 पार्ट में बचता है जिसको ब्रोंचिस कहते हैं। ब्रोंचिस फिर फर्दर अलग अलग पार्ट में बढ़ता है जिसको ब्रोंचियोल्स कहते हैं। उस ब्रोंचियोल्स के आगे कुपिकाई लगी होती है जिसको एल्वोलाई कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे रेस्पिरेशन में काम करता है। लंग्स के बाहर के लेयर को प्लूरा कहते हैं, बाहर वाली जाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो लंग्स होता है कुछ ऐसे रेस्पिरेट करता है, लेकिन लंग्स को रेस्पिरेट करने के लिए जो उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है वो हमारा ये डायफ्राम देता है। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हमारा जो लंग्स होता है वो फूलता पचकता है और हमें सांस इनहेल एंड आउटहेल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे एक ह्यूमन जो होता है अपने बॉडी के अपने नजल कैविटी के थ्रू सांस को ले रहा है और लेने के बाद से चल ऊपर चला जा, ट्रैकिया के थ्रू ही ऑक्सीजन नीचे आता है। ऑक्सीजन ये सभी गैसेस नीचे आते हैं, ट्रैकिया के से ब्रोंचिस में जाता है, ब्रोंचिस से ब्रोंचियोल्स में आता है, ब्रोंचियोल से हमारे एल्वोलाई में जाता है और वहाँ पे सांस लेता है। तो जो सांस लेने की जो प्रोसेस होती है जिसमें हम सांस को इनहेल करते हैं इसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं, और जो हम एक्सहेल करते हैं उसको एक्सपायरेशन कहते हैं। हाँ जी सर, ये क्या हो गया? ये तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब 11th क्लास में आएंगे तो हम जानेंगे लंग्स की कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज पढ़ते हैं गैस एल्वोलाई। एल्वोलाई में गैस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो एल्वोलाई के अंदर जैसा पढ़ा था कि सभी गैसेज जो होती है वो एल्वोलाई के अंदर आ गई। एल्वोलाई एक छोटा सा बलून की तरह होता है जिसमें एक गैसेज भर चुकी है और इसमें से एक ब्लड आया जिसमें CO2 मिक्स होगा। यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू CO2 गैस जो होगा वो बाहर चला जाएगा और ऑक्सीजन गैस बाहर से अंदर चला आएगा। क्या हुआ? ठीक है, तो एल्वोलाई के अंदर यहाँ पे गैस का एक्सचेंज हो जाता है जिससे फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के अंदर चली आती है। तो लंग्स का बेसिकली काम क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना इन द सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को निकल करके ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड कर देगी और ये पूरा अपना लीवर के अंदर ये काम चलते रहेगा। उसके बाद से होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। जैसे कि हमारा जो ब्लड था वो हमारे ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को लेकर के पहुंच गया सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जब जाता है तो हम जानते हैं कि सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। हाँ जी, तो जब ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाता है तो कन्वर्ट होकर के पायरुविक एसिड में कन्वर्ट बन जाता है। अब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो भी ये पायरुविक एसिड चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं और वहाँ पे 6 CO2 6 H2O और 38 ATP ऊर्जा बनता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन अब्सेंट हो तो उसके अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इन दैट कंडीशन वो जो पायरुविक एसिड था वो सेल के बाहर आकर के मसल के बीच में आ जाता है। तब वहाँ पे वो लैक्टिक अम्ल बनेगा, 2 CO2 2 ATP बनेगा। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्पिंग होती है जब हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। ओके, थर्ड वन इज द यीस्ट के अंदर एक होता है जब जब ग्लूकोज यीस्ट के सेल के अंदर जाता है साइटोप्लाज्म में वही पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर चूंकि ऑक्सीजन नहीं होता है तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इन दिस कंडीशन वहाँ पे एथेनॉल जनरेट होगा जिसे शराब कहते हैं और बनता है 2 ATP एनर्जी। बोलिए कोई दिक्कत? अभी आपके सामने किडनी है, किडनी का काम होता है इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफाई करना। जो भी गंदगी हमारे ब्लड के अंदर आता है, जो भी इम्प्यूरिटीज हमारे ब्लड के अंदर रहता है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, इसके अलावा हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर इम्प्यूरिटीज आ जाती है जैसे कि यूरिया, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम। इन सबको बाहर निकालने के लिए किडनी काम करता है। किडनी जो होता है वो प्यूरिफिकेशन का काम करता है। किडनी में जो इम्प्योर ब्लड आती है इसके अंदर प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन होकर के प्योर ब्लड ऊपर चली जाती है और जो भी गंदगी और एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो बाहर कहाँ चले जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में। कोई दिक्कत? अब किडनी के अंदर सब काम कैसे होता है? ये हमारा किडनी होता है। किडनी के अंदर भरे होते हैं क्या भैया? नेफ्रॉन। एक्चुअली में किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो होता है वो प्यूरिफिकेशन करता है। जो एक किडनी के अंदर 1.5 मिलियन बोले तो 15 लाख होता है। टोटल किडनी के अंदर हमारा नेफ्रॉन 3 मिलियन होता है। इसको बनाने के लिए हम सबसे इजी जो डायग्राम है वो हम कुछ ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना करके यहाँ पे मोटा कर देंगे और या फिर जा करके आगे ऐड हो जाएगा। दिस इज वोमेन कैप्सूल। यहाँ से आएगा ब्लड वेसल्स, इसको हम बनाएंगे ग्लोमेरुलस, फिर ये बाहर से निकलेगा और इसको लपेट लेगा। ठीक है ना? लूप ऑफ हेलने को लपेट करके ये बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे प्यूरिफिकेशन का काम होगा। जो भी गंदगी, प्योरिटी, एक्सेस वाटर है वो सब इसके अंदर चलाएगा और प्योर ब्लड आगे बढ़ेगा। अगर ब्लड को वाटर की और रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू वाटर को फिर एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद से अगर जरूरत नहीं है तो एक्स्ट्रा वाटर जो भी इम्प्योरिटी था वो यूरिन कलेक्टर के थ्रू यानी यूरेटर के थ्रू चली जाती है गॉल ब्लैडर में और हमें पेशाब बन जाता है। बोलो कोई दिक्कत?
तो हमारा नेफ्रॉन के अंदर कुछ इस तरीके से यूरिन कलेक्ट किया जाता है और ये प्यूरिफिकेशन होकर के लूप ऑफ हेले में अगर जरूरत होता है तो एक्स्ट्रा रे एब्जॉर्प्शन होता है और फिर यह चला जाता है। अगर किसी इंसान का किडनी खराब हो जाए तो उसके ब्लड को निकाल करके, एक्चुअली में पूरे ब्लड को एक साथ नहीं निकाला जा सकता, इसलिए एक सिस्टम लगा करके एक साइड से ब्लड निकलता रहे और उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलता रहे। इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं, जिसमें इंसान का ब्लड निकल करके मशीन से फिल्टर होकर के फिर ऐड हो जाता है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट का एनिमल सेक्शन कंप्लीट हुआ। प्लान का रिवीजन नहीं कराऊंगा, मेरी हालत खराब हो गई, थक गया। थैंक यू, टाटा टोयोटा, बाय बाय।